हेलो फ्रेंड्स। इस अध्याय में हम भारत में ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के विषय में चर्चा करेंगे। ईरानी आक्रमण के बारे में अगर हम बात करें तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत पर ईरान की ओर से एक आक्रमण हुआ। यह आक्रमण ईरानी शासक द्वारा प्रथम या डेरियस प्रथम द्वारा हुआ। उसने 522 ईस्वी पूर्व से 480 ईस्वी पूर्व तक राज किया। भारतीय प्रदेशों को जीतने से पहले उसने प्रसिद्ध नाविक स्काइलैक्स को सिंधु नदी की खोज के लिए भेजा। तत्पश्चात उसने 516 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत सिंधु और पंजाब पर अपना आधिपत्य जमा लिया। ईरानी राजधानी से प्राप्त 3 शिलालेख उसकी विजय की पुष्टि करते हैं। हेरोडोटस का मत है कि दारा के 20 प्रांतों में अंतिम प्रांत भारत का था। उसे यहाँ से 360 टैलेंट अर्थात 450 मन सोना कर के रूप में प्राप्त होता था, जिसका मूल्य उन दिनों 10 लाख पौंड के बराबर था, और यह धन उसके राज्य की आय का 1/3 भाग होता था। ऐसा लगता था कि भारत पर सिकंदर के आक्रमण तक उत्तर पश्चिमी भारत के हिस्से ईरानी साम्राज्य के ही अंग बने रहे। अगर भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव का हम बात करें या ईरानी प्रभाव की चर्चा करें तो भारत और ईरान का यह संपर्क कोई 2 शताब्दी तक बना रहा। इस संपर्क के मुख्य परिणाम महत्वपूर्ण निकले, जो इस प्रकार थे। दोनों देशों के आपसी संपर्क के कारण भारत के व्यापार में वृद्धि हुई। भारत के व्यापारी अपना माल ईरान के विस्तृत साम्राज्य के कई भागों में ले जाते थे। इससे देश के व्यापार में उन्नति हुई और देश के धन में बड़ी वृद्धि हुई। भारतीय विद्वान, दार्शनिक और प्रचारक ईरान गए और दोनों देशों के आपसी संबंध बड़े गहरे होते चले गए। ईरान के विस्तृत साम्राज्य को देखकर भारतीयों को भी उत्तरी भारत का एकीकरण करने की प्रेरणा मिली। उन्हीं से भारतीयों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करने का सिद्धांत ग्रहण किया। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने ईरानी दरबार के कई रीति रिवाजों को अपनाया। मौर्य राजाओं ने ईरानी सामंतों को अपनी सेना में रखा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ईरानी सामंत सुसुस्प काठियावाड़ का शासक था। मौर्य काल के पश्चात भी उत्तर पश्चिमी भारत पर राज्य करने वाले शासकों ने ईरानी उपाधि अक्षत्रप को धारण किया। भारतीयों ने ईरानियों से खरोष्टी लिपि सीखी। यह लिपि दाएं से बाएं को लिखी जाती थी। उत्तर पश्चिमी सीमा के प्रदेशों में इसका प्रयोग ईसा के पश्चात 4वीं शताब्दी तक होता रहा। इस भाग में गढ़वाए गए अशोक के स्तंभ इसी लिपि में हैं। ईरानी कला का भारतीय कला पर गहरा प्रभाव पड़ा। संभवतः अशोक ने शिलालेखों द्वारा धर्म प्रचार की रीति ईरानियों से ग्रहण की। अशोक के स्तंभों की घंटी की आकृति के फलक हैं और शेर तथा बैल वाले शीर्ष भी ईरानी प्रभाव को बतलाते हैं। ईरानियों ने भारतीयों को पत्थर को चमकाने का उत्तम ढंग भी सिखाया। ईरान की भारत विजय ने भारत की राजनीतिक कमजोरी को संसार के सामने रखा और विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भारत पर आक्रमण करने का मार्ग खोल दिया। ईरानियों का अनुकरण कर यूनानी, शक, कुषाण, हूण आदि जातियों ने भी भारत पर अनेक आक्रमण किए। सिकंदर का भारत पर आक्रमण देखें तो हम सिकंदर संसार के सबसे महान विजेताओं में से एक था। वह यूनान की रियासत मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र था। उसका जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ और आरंभ से ही उसे उच्च शिक्षा दी गई। अपने समय का सबसे प्रसिद्ध विद्वान अरस्तु उसका गुरु था। 20 वर्ष की आयु में वह राज्य सिंहासन पर बैठा और शीघ्र ही उसने संसार के कई शक्तिशाली देशों जैसे एशिया माइनर, सीरिया, फिनीशिया, मिस्र, तुर्किस्तान, फारस, अफगानिस्तान आदि देशों को विजय कर लिया। सिकंदर सबसे पहला योद्धा था जिसने संसार को जीतने का साहस किया था और एक बड़े भूखंड को जीता। लोग इसी कारण सिकंदर को सिकंदर महान कहते हैं। सिकंदर ने भारत पर क्यों आक्रमण किया, इस संबंध में अनेक अटकलें लगाई जाती हैं। अधिकतर लोग यह कहते हैं कि सिकंदर एक महान विजेता था, इसलिए वह भारत को जीतकर अपना नाम पैदा करना चाहता था। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उसने भारतीय संस्कृति की मान्यता की अनेक कहानियां सुन रखी थी, इसलिए वह स्वयं भारत आकर इस विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहता था। 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत को जीतने के लिए कूच किया। सबसे पहले सिंधु पार के लड़ाकू कबीलों ने सिकंदर का सामना किया, परंतु हार खाई और वे हजारों की संख्या में मारे गए।
इसके पश्चात सिकंदर ने ओ हिंद के स्थान पर नावों का पुल बनाकर सिंधु नदी को पार किया और तब वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। तक्षशिला के राजा अम्भी ने लड़ने के स्थान पर सिकंदर का बड़ा स्वागत किया और इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के मित्र हो गए। यह सब कुछ उसने इसलिए किया ताकि वह अपने पड़ोसी राजा पोरस को नीचा दिखा सके। अब पोरस से युद्ध के बारे में अगर हम चर्चा करें तो कुछ दिन तक शिला में विश्राम करने के पश्चात सिकंदर आगे बढ़ा और उसने झेलम तथा चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के राजा पोरुस को अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेजा, परंतु पोरुस ने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कर्री के मैदान में एक घमासान युद्ध हुआ। पोरुस अपनी पूरी शक्ति से लड़ा, परंतु विजय सिकंदर की ही हुई। पोरुस अंतिम समय तक लड़ता रहा और अंत में बुरी तरह घायल होकर पकड़ा गया। सिकंदर पोरुस की बहादुरी और साहस से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरुस का जीता हुआ राज्य उसे वापस लौटा दिया। कहा जाता है कि इस विजय और मित्रता के स्मारक के रूप में स्थान पर 2 नगरों बुसेफला और निकाया की नींव रखी। सिकंदर का व्यास नदी तक बढ़ना। इसके पश्चात सिकंदर आगे बढ़ा और चिनाब तथा रावी नदियों के मध्यवर्ती भाग, जिस पर छोटा पोरुस नामक एक राजा और गलासाई कबीला राज्य करते थे, को विजय किया और उसे पोरुस के हवाले कर दिया। इसके पश्चात सिकंदर ने रावी नदी को पार किया। रावी और व्यास नदियों के बीच कई स्वतंत्र कबीले राज्य करते थे। इन कबीलों में से कठोई कबीले ने विशेषकर सिकंदर का मुकाबला बड़ी बहादुरी से किया। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा, 326 से 325 ईस्वी तक, जिसके दौरान वह हमेशा लड़ाई में ही लगा रहा। उसे अपने जीते हुए भूभाग को सुव्यवस्थित करने का शायद ही मौका मिला। फिर भी उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नरों के हाथ सौंप दिया। सिकंदर के आक्रमण के अगर हम परिणाम देखें तो सिकंदर के आक्रमण के भारत में दूरगामी परिणाम हुए। पहला, उत्तर तथा पश्चिमी भारत में छोटे छोटे राज्यों की शक्ति क्षीण हो जाने से भारत की एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। सिकंदर के मरते ही चंद्रगुप्त ने महान मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। यही वास्तव में भारत का पहला शक्तिशाली, व्यापक और केंद्रीकृत राज्य था। आक्रमण से भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच आदान प्रदान तथा आवागमन के कई रास्ते खुले। सिकंदर के समसामयिक शासकों का दृष्टि क्षेत्र विकसित और विस्तृत हुआ। संचार, व्यापार एवं समुद्री यात्रा के नए रास्ते प्रचलित हुए। भारत के इतिहास पर आक्रमण ने खास प्रभाव नहीं छोड़ा। उसे महान सैनिक सहायता भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सिकंदर का पाला छोटी छोटी रियासतों से पड़ा था और विशाल नंद साम्राज्य उसकी पहुंच से दूर अछूता बचा हुआ था। यूनानी इतिहासकारों ने उसकी वापसी का कारण सैनिकों की अनिच्छा को बताया है, लेकिन एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार ने यह भी लिखा है कि वे नंद साम्राज्य की शक्ति से डर गए थे। सीधे परिणाम अधिक नहीं हुए। उनकी मृत्यु के 1 साल बाद ही विजित राज्य फिर स्वतंत्र हो गए। चंद्रगुप्त ने बचे कुचे आक्रमण के अवशेषों को खदेड़कर सीमा पार कर दिया। सांस्कृतिक परिणाम भी कोई नहीं हुए, किंतु यह भारतीय इतिहास की एक निश्चित तिथि को रेखांकित करने का उपलब्ध कराता है। तो ये थे ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण के ऊपर चर्चा।